चलें पढ़ते हैं आगे। मुझे बताएंगे आप लोग कहाँ से छोड़ा था हमने उस दिन? मैम पेज 241 से करना है। फिलिप रिग्रेटफुली। फिलिप का क्या डायलॉग बोला आपने? मैम रिग्रेटफुली? फिलिप और आगे जी जी ब्रैकेट में रिग्रेटफुली लिखा। पिछली क्लास में भी हमारी इसी बात पे बहस हो रही थी कि हमें फिलिप जेम्स से ज़्यादा फिलिप रिस्पॉन्सिबल लगता है बहुत सारी इल डिसिप्लिन चीज़ों में। और जेम्स अपने अंकल से पूछता है कि आपको लगता है कि वॉर पे इन 4 सालों में मुझ में कोई चेंजिंग नहीं आई जो आप मुझे एक स्कूल बॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जेम्स उसको कहता है कि अगर मुझे कोई चेंजिंग नज़र आई होती तो तुम चुपचाप मेरी हर बात मान लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने आर्मी में रहकर भी डिसिप्लिन सीखा है। फिलिप रिग्रेटफुली, उसे फिलिप को गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत दुख होता है इस बात से कि मेरे 4 साल जो मैंने वहाँ इतने टेंस गुजारे हैं, उससे भी जेम्स को लगता है कि उसने कोई खास कुछ भी नहीं सीखा। यू आर एविडेंटली डिटर्मिन्ड टू हैव अ रो। अब आप झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Perhaps I had better tell you once and for all that I refuse to go into turnip and vegetable marrow business. कहता है मुझे पहले आपको साफ साफ बता देना चाहिए था कि मेरा ये फलों और सब्जियों और जैम का कारोबार करने का कोई इरादा नहीं है। यानी मैं वही प्रोफेशन चूज करूंगा जो मुझे सूट करेगा, जबकि अंकल जो है वो उसको अपनी ही जैम मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता है। अब पहले तो उसने तमीज के दायरे में रह के बात करने की कोशिश की, लेकिन जब अंकल जेम की स्टबन और उसका एडमेंट बिहेवियर फिलिप के लिए अब जब इनटॉलरेबल हो गया, तो अब फिलिप ने भी कहा कि वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा जो अंकल कहेगा। जेम्स थंपिंग द टेबल एंग्रीली, जोर से मुक्का मारता टेबल पे। एंड परहैप्स आई हैड रेदर टेल यू once and for all that I don't propose to allow rudeness from any impertinent young puppy. और मैं भी तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं अपने घर में किसी भी तुम जैसे पपी, तो आप समझ ही सकते हैं वो इसको कह रहा है कि मैं किसी कल के बच्चे के हाथों कोई गुस्ताखी या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिलिप रिमेनिसेंटली वार्निंग देकर कहता है, याद रहे, आई रिमेंबर annoying our brigadier once. He was covered with red, had a very red face, about 20 medals, and a cold blue eyes. He told me how angry he was for about 5 minutes while I stood to attention. I'm afraid you aren't really so impressive, Uncle James. कहता है मैंने तो एक दफा अपने ब्रिगेडियर के साथ अच्छा खासा झगड़ा कर लिया था, और वो ब्रिगेडियर भी वो था जिसको 20 मेडल मिले हुए थे, और 5 मिनट तक वो गुस्से से रेड रहा था। तो मैंने इतने बड़े बड़े बंदों का गुस्सा देखा हुआ है, तुम्हारा गुस्सा तो उसके पास से भी नहीं गुजरता। तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ आपके इस गुस्से से। जेम्स रादर अपसेट, एकदम अपसेट हो जाता है कि किस किस्म की बातें कर रहा है। ओह, रिकवरिंग हिमसेल्फ, फॉर्चुनेटली आई हैव अदर मीन्स ऑफ इम्प्रेसिंग यू। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें इम्प्रेस करने के और भी तरीके हैं। द पावर ऑफ पर्स गोज अ लॉन्ग वे इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई पावर नहीं होती। आई प्रपोज टू यूज इट। मैं तुम्हारे ऊपर पैसे की पावर इस्तेमाल करने का हक रखता हूँ, यानी वो उसकी पॉकेट मनी बंद कर देगा। फिलिप, आई सी, यस, दैट्स रादर ऑकवर्ड इजंट इट। अब ये गलत बात कर रहे हैं आप, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। जेम्स प्लेजेंटली खुश होकर कि मैंने अपना पांसा सही सही खेला है। आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी ऑकवर्ड। हाँ, तुम्हें तो ये ऑकवर्ड लगेगा। फिलिप थॉटफुली सोच कर कुछ कहता है, यस। With an amused laugh, James settled down to his paper as if the interview were over. जेम्स को लगता है कि उसने अपने नेफ्यू से बहस जीत ली है, और दोबारा चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ता है और फेस पे एक स्माइल भी आ जाती है कि इतने छोटे से बच्चे के सामने बहस जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। Philip to himself, I suppose I shall have to think of another argument.
मेरे ख्याल में मुझे एक और आर्ग्यूमेंट करना चाहिए आपके साथ। He takes out a revolver from his pocket and fondles it affectionately. बड़ी मोहब्बत के साथ रिवॉल्वर एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकना शुरू कर देता है और अपने पॉकेट से एक रिवॉल्वर निकालता है। तो अंकल जेम्स किसी हद तक अपना खेल खेलने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक नया बिल्कुल एक नई बाजी खेलता है फिलिप और अपनी पॉकेट से एक रिवॉल्वर निकाल लेता है। James, looking up suddenly as he is doing this, amazed, what on earth are you doing? वो एकदम हैरान होता है, ये क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? फिलिप, सोवेनिर फ्रॉम फ्रांस, ये तो मुझे तोहफा मिला था फ्रांस से। यानी दूसरे लफ्जों में दिखाने की दूसरी कोशिश कर रहा है। कहता नहीं नहीं, ये तो मुझे फ्रांस से तोहफा मिला था। Do you know, Uncle James, that this revolver has killed about 20 Germans? इसने 20 जर्मन मारे हैं इस रिवॉल्वर ने। जर्मन का रेफरेंस देने की क्या जरूरत थी कि मैंने 20 जर्मन मारे हैं। उमैर बताएगा। मैं रोल नंबर 40। मैम मैं अपना फोन जी आप ही बता दें। मैं तो लगता है सो रहा है। क्या बता लड़ाई के हिसाब से कह रहा हूँ तो अच्छा लगता है तो उनके नजदीक आप आवाज नहीं सही आ रही। वो ये कह रहा है कि वो 20 जर्मन का रेफरेंस देने का मतलब ये है कि ही नोज हाउ टू शूट, ही नो हाउ टू मैनिपुलेट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे। और जब कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसे किस तरह कंट्रोल में लेकर आना है, वो उसका रिवॉल्वर भी अच्छी तरह जानता है, वो खुद भी जानता है। यानी उसके सामने वो कोई अंकल है या कोई और सोल्जर है, वो किसी को भी डील कर लेता है। जेम्स शॉर्टली, जेम्स का सांस ही रुक जाता है। Oh, well, don't go playing about with it here, or you will be killing Englishman before you know where you are. लेकिन जो कुछ भी है, इस रिवॉल्वर से किसी को यहाँ किल मत करना, क्योंकि वो जर्मन थे, इसलिए यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस मुल्क में खड़े हो अब, और यहाँ किसी को शूट मत कर देना। Philip, well, you never know. He raises it leisurely and points it as his uncle. वो रिवॉल्वर उठाकर उसको अपने अंकल की तरफ पॉइंट कर देता है। It's a nice little weapon. James, angrily, put it down, sir. You ought to have grown out of monkey tricks like that in army. इस किस्म की monkey tricks तुमने आर्मी में खेली होंगी, फिलहाल इसे नीचे करो। You ought to know better than to point an unloaded revolver at anybody. तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि जब किसी के पास किसी की तरफ रिवॉल्वर करते भी हैं इस तरह चेक करने के लिए, तो वो अनलोडेड होना चाहिए। लेकिन तुम लोडेड पिस्टल कर रहे हो। That's the way accidents always happen. इसी तरह अक्सर वाकयात हो जाते हैं कि अचानक गोली चल जाती है। Philip, not when you have been on a revolver course and know all about it. Besides, it is loaded. कहता गलती उनसे होती है जो बगैर सोचे समझे चलाते हैं। जिस बंदे ने रिवॉल्वर चलाने का पूरा कोर्स किया हुआ हो, वो रिवॉल्वर चलाने में गलती नहीं करता। और दूसरी बात ये तो है भी लोडेड। ये उसे मजीद डरा रहा है। जेम्स वेरी एंग्री बिकॉज ही इज फ्राइटेंड सडनली। अब वो सिर्फ गुस्से में नहीं, वो खौफजदा भी हो गया है। Put it down at once, sir. Philip turns it away from him and examines it carelessly. उसकी तरफ से निशाना छोड़ देता, लेकिन बहुत गौर से उसको देखने लगता है। What's the matter with you? Have you gone mad suddenly? Philip mildly, आहिस्ता सी आवाज में कहता है, I thought you would be interested in it. It shot such a lot of Germans. मुझे ये था कि आप मेरे रिवॉल्वर को देखकर इंटरेस्ट लेंगे, इसने बहुत जर्मन मारे हैं। James, well, sorry. Well, it won't want to shoot anyone, and the sooner you rid of the better. लेकिन यहाँ तुम्हें किसी को शूट करने की कोशिश ना करना,
और जितनी जल्दी इस रिवॉल्वर से हो सके पीछा छुड़ाओ। फिलिप, आई वॉन्डर, डज इट एवर अकर टू यू अंकल जेम्स, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है that there are about 100,000 people in England who own revolvers, who are quite accustomed to them and who have nobody to practice on now? आपको लगता है कि इंग्लैंड में इतने लोग, हजार, 100 और 1000 लोगों के पास रिवॉल्वर होगा, उन्होंने अभी तक किसी पे चलाया ही नहीं होगा? नो सर, इट डजंट, इट सर्टेनली डजंट। यहाँ पे सर से मुराद ये नहीं है कि वो उससे डर के मारे सर कह रहा है। इट्स द वे ऑफ टॉकिंग एंड द वे ऑफ, क्या कहना चाहिए, हैबिट है जो कि एक दूसरे के साथ जिस तरह से बात की जाती है। फिलिप थॉटफुली, सोच कर कहता है, आई वॉन्डर इफ इट विल मेक एनी डिफरेंस, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है कि लोगों ने कभी चलाया है या नहीं। यू नो, वन गेट्स सो यूज्ड टू पॉइंटिंग एट पीपल, क्योंकि जब आप रिवॉल्वर चलाना सीख जाते हैं तो फिर आपको लोगों की परवाह नहीं रहती। इट्स रादर डिफिकल्ट टू रियलाइज सडनली दैट वन ought not to, और जब रिवॉल्वर चल जाता है तो फिर कोई पता नहीं रहता कि किस पे चला है और क्यों चला है। यानी अगर उसको, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर अंकल जेम्स उसे मजीद गुस्सा चढ़ाएगा तो वो उसको खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसे रिवॉल्वर कब चलाना है और कैसे चलाना है, वो चला देगा। जेम्स गेटिंग अप, गुस्से से खड़ा हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस tomfoolery is if it has one, मुझे नहीं पता तुम्हारी सब बेवकूफियों का क्या मकसद है, but you understand that I expect you to come to the office with me tomorrow at 9 o'clock. Kindly see that you are punctual. He turns to go away. मुझे ये नहीं पता, लेकिन कल 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना और याद रखना जरा पंक्चुअल रहना। फिलिप सॉफ्टली, अंकल जेम्स, जेम्स ओवर हिज शोल्डर, पीछे मुड़ के देखता है। आई हैव नो मोर, अब उसकी बात पूरी भी नहीं होने देता, फौरन बात कट कर देता है। इन हिज स्प्रेड वॉइस, डैम इट सर, स्टैंड टू अटेंशन व्हेन यू टॉक टू एन ऑफिसर। जब आप किसी ऑफिसर से बोल रहे हो तो जरा देख सोच के बोले। यानी अब फिलहाल जो जेम्स है उसे, वो भी उसने, फिलिप ने उसे भी डरा दिया है, और वो जिस तरह से परेड में एक दूसरे को सर और अटेंशन करके बात करते हैं, तो उसे कहता है जब आप किसी ऑफिसर से बात कर रहे हो जरा अटेंशन से बात करते हैं। James instinctively turns round and stiffens himself. जेम्स एकदम घूमता और बिल्कुल अकड़ के खड़ा हो जाता है। That's better. अब ठीक है। You can sit down if you like. He motions James to his chair with the revolver. अपने रिवॉल्वर का इशारा करता है जेम्स को कि बैठ जाओ। James, going nervously to his chair. What does this bluff means? इस सारी बेवकूफियों का क्या मकसद है? Philip, it isn't bluff. It's quite serious. मैं ब्लफिंग नहीं कर रहा। ब्लफिंग का मतलब होता है ना कि फजूल बोलना, फजूल हरकत करना। Pointing the revolver at his uncle. Do sit down. मैं कोई ब्लफिंग नहीं कर रहा, बैठ जाएं। James sitting down. Threats, हाँ? थ्रेट कर रहे हो? Philip, persuasion. मैं धमकी नहीं दे रहा, कायल कर रहा हूँ। At the point of the revolver, तुम रिवॉल्वर का निशाना बांध के मुझे कायल कर रहे हो? You settle your arguments by force. तुम दूसरों के साथ अपने आर्ग्यूमेंट बाय फोर्स सेटल करते हो। गुड हेवन सर, यहाँ पे गुड हेवन से मुराद है खुदा का खौफ करो। दिस इज जस्ट वेरी थिंग दैट वी वर फाइटिंग टू पुट डाउन। हम यही चीजों को तो रोकने के लिए तब से लड़ रहे थे, यानी हमारा मुल्क लड़ रहा था। We were fighting. We अंकल, यू आर अ ह्यूमरिस्ट। यानी हम लड़ रहे थे, यानी वो कहता है लड़ तो हमारे जैसे लोग रहे थे, तुम अपने आप को अंदर क्यों शामिल कर रहे हो? जेम्स को कहता है हम लड़ रहे थे। वाह अंकल, आप तो, आपके पास तो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है। जेम्स, वेल यू, अब यू इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि तुम लड़ रहे थे जंग में। इफ यू प्रिफर इट, अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो यूं कह लो। ऑल्दो दोज ऑफ अस हु स्टेड होम, हम में से जो घर थे वो, जेम्स, फिलिप ने उसकी बात फिर काट दी।
Yes, never mind about the excess profits now. अब कोई प्रॉफिट नहीं लेगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया. I can tell you quite well what we fought for. मैं बताता हूँ हम किस लिए लड़ रहे थे. We used force to put down force. हम दूसरों की ताकत को रोकने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे. That's what I'm doing now. यही कुछ मैं अब कर रहा हूँ. You were going to use force. आप भी फोर्स यूज करने जा रहे थे. The force of money. अपने पैसे की ताकत और जोर. To make me do what you wanted. आप जो चाहते थे मुझसे वो करवाना चाहते थे. Now I'm using force to stop it. अब आपकी फोर्स को स्टॉप करने के लिए मैं अपनी फोर्स यूज कर रहा हूँ. He levels the revolver again. वो दोबारा से रिवॉल्वर जो लेवल करने का मकसद है वो गोलियों को जिस तरह घुमा के दोबारा लेवल पे करते हैं. James, you are going to shoot your old uncle? Why not? I have shot lots of old uncles, Landstrummers. मैंने बहुत बड़े बड़े जागीरदारों और बूढ़े अंकल्स को मारा है. But those were Germans. It's different shooting Germans. You are in England. You couldn't have a crime on your conscience like that. अच्छा, जर्मन्स को मारना क्यों इतना अलाउड था? जो वो बार बार कह रहा है कि जर्मन को मारा जा सकता था, तुम अपने अंकल को नहीं मार सकते. क्या ख्याल है? Does anybody has any answer? मैम उनके दरमियान वार थी और वार में जायज होता है हर चीज. लेकिन जर्मन ही क्यों? क्योंकि जर्मन इसलिए कि उनकी जो मेंटालिटी थी ना हिटलर की कि उन सब को गुलाम बना लेगा, उसकी वजह से वो शिद्दत थी. नहीं, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी. ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया ड्रामा है. एक्चुअली ये हुआ इस तरह था कि जर्मन्स ने जब जर्मन की क्योंकि पॉलिसी हमेशा से ही एक्सपेंशन की पॉलिसी रही थी, तो जर्मन पहले इस जंग का हिस्सा नहीं था. जो सर्बिया का ड्यूक फर्डिनेंड मारा गया था बोस्निया का, उसकी वजह से लड़ाई शुरू हो रही थी और बल्कि शुरू हो चुकी थी. तो इंग्लैंड पहले इस जंग का हिस्सा नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं था. उसके बाद जर्मन्स ने क्या किया? जर्मन्स ने इंग्लैंड की सबमरीन्स तबाह की थी. कोई 4-5 सबमरीन्स पहली दफा तबाह की, तो इंग्लैंड ने कोई इसके ऊपर रिएक्शन ना लिया, सिर्फ जुबानी कलामी बात की. लेकिन जब उसने मुसलसल सबमरीन्स को हिट किया, सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया, तो फिर इंग्लैंड को इस जंग में हिस्सा बनना पड़ा. फिर इसने जर्मन की पॉपुलेशन को, सिविलियंस पे अटैक किया था. तो इसमें उसके बाद तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद तो फिर हिटलर आ गया था और हिटलर ने अपनी पॉलिसीज बढ़ा दी थी. लेकिन पहली जंग में इंग्लैंड कभी भी जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको ये हमेशा मारा जाता था. ट्रीटीज कर लेता था ये मुल्कों के साथ, मुआहिदे करता था कि अगर आपके ऊपर हमला होगा तो हम आपका साथ देंगे. तो ये दूसरे मुल्कों के साथ मुआहिदों की सूरत में इसे जंग में कूदना पड़ता था. तो यहाँ पे सब मुल्क मिलकर, जिसको एलाइड फोर्सेस कहते हैं, जिनमें यूएस, ये जो है फ्रांस और रशिया, और फिर यूएसएसआर कहते थे उसको तब, सोवियत यूनियन, और फिर उसके बाद ये जो इंग्लैंड है, ये एलाइड फोर्सेस मिलकर सब जर्मन के खिलाफ लड़ रही थी. जर्मन एमी नहीं हार गए. जर्मन अकेला लड़ रहा था इतने सारी एलाइड फोर्सेस के खिलाफ. नहीं था मैम, खिलाफत उस्मानिया के था बेसिक टारगेट तो खिलाफत उस्मानिया था. तो बरतानिया अगर इन्वॉल्व नहीं, देखो, तो मिडल ईस्ट पे मैं उसको अकेला ही कहूंगी. इसके साथ बल्गारिया था, हंगरी था, ऑटोमन्स थे, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी जो एलाइड पावर के साथ थी, एलाइड पावर के पास थी. मैं जर्मन को अकेला ही कहूंगी क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस इस काबिल थी ही नहीं कि वो लड़ सके. दूसरी तरफ जर्मनी ने किसी भी मौसम के या हालात का ख्याल रखे बगैर लड़ाई शुरू कर दी थी. हाँ, ये जरूर है कि जर्मन ने बहुत बड़ी टक्कर दी इन मुल्कों को, एलाइड फोर्सेस को, एलाइड पावर्स को, सॉरी. लेकिन फिर भी हारने का मकसद, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, इनके पास कुछ था नहीं. जर्मन अकेले थे, बाकी मुल्क जो थे वो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आगे नहीं थे. तो तीरों तलवारों की लड़ाई तो ये थी नहीं. अकेले से मकसद ये नहीं है कि अकेला मुल्क लड़ रहा था. आपको पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स.
तो जर्मनी के साथ जो सेंट्रल पावर्स वाले वाले मुल्क थे वो कोई इतने खास एडवांस्ड नहीं थे, जजीरों पे रहने वाले लोग थे। अलाइड पावर्स के पास बड़े रिसोर्सेज थे। एनीवेज, वो कहता है कि वो जर्मन थे, उनको मारना जायज था। तुम अपने अंकल को मारोगे तो तुम्हारे जमीर पे बोझ नहीं होगा इस चीज का। But you mustn't think that after 4 years of war, one has quite the same ideas about the sanctity of human love. How could one? आपको लगता है कि 4 साल जंग में गुजार के इतने लोगों को मारने के बाद अभी भी मेरा जमीर मुझे आवाज देता होगा कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं, और किसी को मारने के बाद मेरा जमीर मुझे तंग करेगा या पेनफुल होगा मेरे लिए। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब मेरे लिए मोरालिटी और इंसानियत का तकद्दुस बरकरार रखने वाली चीज मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है। तो मैम यू विल इस फाइंड दैट बिहेवियर ड्यूरिंग ये जो बिहेवियर फिलिप ने अडॉप्ट किया है, आपको लगता है वो मैच्योर हो गया? देखो, जेम्स ये कहता है कि मेरे पास पैसे की पावर है, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा जब तक तुम मेरे साथ मिलकर मेरा पैसे की मेरा पावर, बिजनेस ही ज्वाइन नहीं कर। मैम पैसे की पावर नहीं, उसने बोला है कि मेरे पास इख्तियार है, मैं बड़ा हूँ, फैसला कर सकता हूँ। नहीं, तो वो उसने कहा समझा है है द कि पावर पैसे ऑफ की पावर। मनी। पढ़ो तो सही पीछे, उसने कहा है मेरे पास मनी की पावर है, फोर्स है मेरे पास। कह रहा है मेरे पास तुम्हें इम्प्रेस करने का और भी तरीका है, द पावर ऑफ द पर्स। उसने मनी नहीं कहा, उसने कहा पावर ऑफ द पर्स। तो उसने कहा कि मेरे बाप का दिया हुआ पैसे से आप मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगे तो फिर मेरे पास भी आपको इम्प्रेस करने का तरीका है। गलती दोनों तरफ है। चलें देखते हैं इसकी इमेच्योरिटी कहाँ तक लेके जाती है। जेम्स कहता है कि यू विल फाइंड दैट juries have kept pretty much of the same ideas I fancy. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को मार के जमीर का बोझ तुम्हारा जमीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तो फिर जो जजेस होते हैं वो भी किसी को फांसी पे चढ़ा के किसी मर्डर को फांसी पे चढ़ा के उनका जमीर भी उन्हें कुछ नहीं कहता। फिलिप कहता है यस बट रिवॉल्वर्स ऑफन गो ऑफ एक्सीडेंटली। रिवॉल्वर्स अचानक भी तो चल जाते हैं, यानी जरूरी नहीं मैं आपको मारूं ही, मैं तो दिखाऊंगा इस तरह कि रिवॉल्वर मेरे से खुद ही चल गया। यू सेड योरसेल्फ, आपने ऊपर खुद ही कहा था कि एक्सीडेंट्स इस तरह हो जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द प्योरेस्ट एक्सीडेंट, ये तो एक्सीडेंट कहलाया जाएगा। कांट यू सी इट इन द पेपर्स, आप न्यूज़पेपर में नहीं देखते कि इस तरह लिखा होता है द डिजीज नेफ्यू हु वाज ऑब्वियसली अपसेट। जो एक नेफ्यू था जो कि बहुत अपसेट था और उसने गुस्से में आकर शूट कर दिया। James, I suppose you think it's brave to come back from the front and threaten a defenseless man with a revolver? इसका मतलब है तुम फ्रंट से वापस आकर, आर्मी से वापस आकर किसी निहत्थे इंसान को थ्रेटन करके अपनी ब्रेवरी दिखा रहे हो। Is that the sort of fair play they teach you in the army? क्या आर्मी में तुम लोगों को वो ये इंसाफ करना सिखाते हैं? Good heavens, of course it is. You don't think that you wait until the other side has got just as many funds as you before you attack? आपको लगता है आप खुद अटैक करने से पहले अगले बंदे को इतना मौका देंगे कि पहले आपके साथ फन करे, फिर बाद में आप अपने फेयर प्ले के बारे में सोचते रहे, अगला बंदा आप पे अटैक कर दे? You are really rather lucky. आप तो अभी तक लकी हैं कि मैंने अटैक किया नहीं। Strictly speaking, I ought to have thrown half a dozen bombs at you first. मैं तो पहले आपके ऊपर डजन बॉम्ब फेंकता अगर मैं उस तरह से लड़ता। Taking one out of his pocket, अपने हाथ से एक बॉम्ब भी निकालता है, हैंड ग्रेनेड। As it happens, I have only got one. फिलहाल मेरे पास एक ही है। James thoroughly alarmed. Put that back at once. पॉकेट में रखो इस बॉम्ब को। Philip putting down the revolver and taking it in his hands. You hold it in the right hand, so taking care to keep the lever down. आप इसको अपने राइट हैंड में रिवॉल्वर पकड़ते हैं, लीवर को नीचे करते हैं। Then you take the pin in the finger. फिर ये जो बॉम्ब है इसकी ग्रेनेड की पिन निकालते हैं। So and ये उसको कर के साथ दिखा रहा है ना, इसलिए डैश है।
But perhaps this doesn't interest you. लेकिन मुझे लगता है आपको बॉम्ब में कोई इंटरेस्ट नहीं। जेम्स edging his chair away, अपनी चेयर पीछे खींचता है। Put it down at once, sir. Good heavens, anything might happen. कुछ हो सकता है। Philip putting it down and taking up the revolver again. Does it ever occur to you, Uncle James, that there are about 3 million people in England who know all about bombs and how to throw them and और आप ये कभी आपको पता है कि कितने लोग हैं दुनिया में लेकिन इंग्लैंड में लेकिन उन्हें किसी को बॉम्ब चलाना भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं पता होगा इसको कैसे फेंकते हैं। It certainly does not occur to me. नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। I should never dream of letting these things occur to me. मैं तो सोच भी नहीं सकता ख्वाब में कि ये चीजें कभी वाकया होंगी। Philip looking at the bomb regretfully. देखता है कि चला ही नहीं पाया मैं तो इसको। It's rather against my principles as a soldier, but just to make things a bit more fair, you shall have it. He holds it out to him suddenly. उसे कहता है तो मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ, लेकिन चलें ये ग्रेनेड मैं आपके हाथ में पकड़ा देता हूँ। खुद जो ग्रेनेड पकड़ा हुआ है वो उसके हाथ में दे देता है। जेम्स shrinking back again, पीछे भागता है। Certainly not, sir. It might go off any moment. ये किसी भी वक्त चल सकता है। Putting it back in his pocket, अपनी पॉकेट में रख लेता है ग्रेनेड। Oh no, it's quite useless. There is no detonator. Detonator होता है ना जिसके साथ वो चलता है। Sternly, now, then let's talk business. चलें business के बारे में बात करते हैं। What do you want me to do? क्या चाहते हो मैं क्या करूं? Strictly speaking, सीधी सी बात है, you should be holding your hands over your head and saying, "Comrade." अब दोनों हाथों को अपने सर पे रख के yes sir कहो। एक सेकंड। वो कहता है कि सीधी सी बात है, दोनों अपने हैंड्स अप करो और कहो कैमरेड। ये कैमरेड कॉमरेड को कहते हैं, जो कॉमरेड यानी कमांडर। However, I let you off that. All I ask from you is that you should be reasonable. समझदारी का सबूत दो, जो मैं कहता हूँ वो करो। James, and if I refuse, you will shoot me? Well, I don't quite know, Uncle James. मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कह सकता। I expect we should go through this little scene again tomorrow. लेकिन कल यही प्रैक्टिस फिर मैं दोबारा करूँगा, बॉम्ब वाली भी और रिवॉल्वर वाली भी। You haven't enjoyed it, have you? Enjoy किया आपने आज के सीन को? Well, there is lot more of it to come. अभी बहुत सारे सीन ऐसे आने वाले हैं। We will rehearse it every day. हर रोज रिहर्सल करेंगे। One day, if you go on being unreasonable, लेकिन अगर आपकी ना मानने वाली बातें यूं ही बरकरार रही, the thing will go off, तो ये चल जाएगा। Of course, you think that I shouldn't always have the pluck to fire. बाकी आपको पता है कि मैं हर वक्त तो गन फायर या शूट नहीं करता। बट यू कांट बी क्वाइट सर्टन, लेकिन इसमें कोई यकीन वाली बात भी नहीं, मैं किसी भी वक्त शूट कर सकता हूँ। इट्स 101 दैट आई शैंट, ये शैंट शैल नॉट है, ये इसका 100% भी नहीं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ओनली आई माइट फियर, इट्स अ हॉरिबल थिंग, एल्डरली मैन डाई इफ इट समटाइम्स। कहते हैं मौत से ज्यादा खौफ ऐसी चीज है जो बंदे को मार देता है। बजाय इसके कि रोज खौफ में रहो, सीधी तरह मेरी बात मान लो, क्योंकि बूढ़े लोगों के लिए, जो लोग बूढ़े होने लगते हैं, वो मौत से पहले खौफ से ही मर जाते हैं। ये बहुत लीदल साबित होता है।